नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे शो मंजिल में। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शिक्षा के मूलभूत ढांचे में अनुशासन का महत्व और आगे बढ़ने के जो अवसर हैं वो किस तरह से हमें मिल सकते हैं, किस तरह के इसके लिए प्रयास होने चाहिए। तो इस सब पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश मौदगिल जी, जो कि प्रिंसिपल हैं मॉडल स्कूल एचपी यूनिवर्सिटी में जो है स्थित है, वहाँ पे प्रिंसिपल के तौर पे कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हमारे शो पर स्वागत है। जी नमस्कार। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे लगता है कि जितनी चर्चा की जाए शायद उतनी ही कम पड़ जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि मंजिल आपको तभी मिलेगी जब आपके पास कुछ शिक्षा होगी, जब आप कुछ पढ़े लिखे होंगे। नहीं तो आप एक चौराहे पर खड़े होंगे, आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, किस ओर जाना है और किस छोर जाना है। इसके लिए मुझे लगता है कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक मुझे लगता है कि मूलभूत चीज़ है जो कि हमारे मौलिक अधिकारों में भी है, हम आम बोलचाल में बातचीत भी करते हैं। तो इसी पर आज हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे कि जो शिक्षा के जो मूलभूत ढांचा है उसमें अनुशासन का क्या महत्व है और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। तो आपके क्या विचार है इसमें? शिक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अनुशासन की रहती है, और विद्यालय में जब प्रारंभ होता है तो विद्यालय का प्रारंभ ही अनुशासन से है। इसलिए जब विद्यार्थी जो है विद्यालय में आता है, प्रवेश लेता है, तो उसे अनुशासन का ही पहला जो मूल मंत्र है वो अनुशासन ही देते हैं। इसलिए समय का पालन करना, योजना करना, पूरे दिन भर की जो एक रूपरेखा है वो एक बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नियमित तौर पे चलाना जी। और उसी से बच्चा जो है वो आगे बढ़ता है। इसलिए जब अनुशासन जो है वो मूलभूत उसका गुण है और उसके अनुसार चलते हुए विद्यार्थी जो है पूरे जीवन भर में फिर आगे बढ़ता है। जी जी। इसलिए समय पालन वो सीखता है, कार्य पालन वो सीखता है, कैसे उसने अपनी पढ़ाई करनी है, किस समय पर क्या पढ़ना है, किस समय पर क्या करना है, पूरी रूपरेखा वो अनुशासन के दायरे में आती है। जी। और जितना ज़्यादा बच्चा जो है अनुशासन में रहेगा, सीखेगा, उतना ही उसको जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। जी। क्योंकि अनुशासन से हर एक गतिविधि के लिए समय मिलता है, हर एक प्रत्येक विषय के लिए समय मिलता है, क्योंकि विद्यालय की जो पूरी योजना है वो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को लेकर बनती है। उसकी प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक कार्य योजना वो विद्यार्थी को जीवन भर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा अनुशासन एक बार सीख जाता है, अगर वो अनुशासन में नहीं रहता है तो शायद वो शिक्षा में भी आगे नहीं बढ़ता है। तो अनुशासन स्कूल में तो चलो आपने बात कही है कि अनुशासन वहाँ पे सीखता है, लेकिन जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो मुझे लगता है घर से ही शुरू होता है पहले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और यही एक ऐसा विषय है जो अगर विद्यार्थी के मन में, मस्तिष्क में बैठ जाता है तो फिर उसे जीवन भर कुछ सीखने की ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती और कामयाबी भी जल्दी मिल जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरह से जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, जी, वो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाती है। अभी सवेरे उठना है, कई बार उठा रहे हैं, नहीं उठ रहा है बच्चा, नहीं उठ रहा है, टाइम का पता नहीं लग रहा है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। लेकिन अगर उसे प्रैक्टिस किया बच्चे ने तो बायोलॉजिकल क्लॉक 5 बजे जगा देगी और बच्चा उठ जाएगा। जी। और ये बायोलॉजिकल क्लॉक घड़ी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो दिमाग में सेट हो जाती है और प्रत्येक समय के ऊपर वो विद्यार्थी को याद कराती है कि समय हो गया है, ये करना है, समय हो गया है, ये करना है। और उसमें बच्चे में कॉन्फिडेंस बनता है, उसके पास प्रत्येक तरह की गतिविधि के लिए समय बनता है, और उसे एक अपने आप में अपने ऊपर एक विश्वास होता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इस कार्य के लिए समय नहीं मिला, आज खेलने के लिए समय नहीं मिला, या सोने के लिए समय नहीं मिला, ये होमवर्क नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अनुशासन उसके दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ गया है। और ये अगर छोटा बच्चा जो है वो शुरुआत में ही उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेगा जी, तो एक साइकोलॉजी के अनुसार ये कहते हैं कि 21 दिन तक हम किसी चीज़ को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। जी, जी। और ये डिसिप्लिन, अनुशासन जब हमारी आदत बन जाती है तो फिर जीवन अनुशासित हो जाता है।
क्या बात है। हमारे दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बातें आज डॉक्टर मौदगिल हमसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहना है कि 21 दिन तक अगर आप लगातार कोई चीज़ करते हैं तो वो फिर आपका अनुशासन में तो आ ही जाएगा। आप प्रैक्टिस के तौर पे भी अगर आप किसी भी चीज़ को करते हैं, कोई भी चीज़ हो, आप पढ़ाई करना शुरू जब भी आप करते हैं, चाहे आपने 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, आप 21 दिन आपने कर दी है, फिर तो आपकी वो हैबिट बन गई है फिर तो आपकी। और ये हैबिट उम्र भर आपके साथ रहे, इसके लिए क्या ज़रूरी है फिर? आप देखिए, एक स्वभाव है आदमी में, आलस्य स्वभावता होता है जी। और कभी प्रैक्टिस करते हुए आदत बन गई है, 5 बजे बायोलॉजिकल क्लॉक आपको जगा देगी जी। लेकिन उस समय अगर आलस्य होगा जी। कि आज रहने देते हैं, तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक वीक पड़ जाएगी अगले दिन को। इसके लिए वहीं पे कि हमने तय करना है तो करना है जी, उठना है तो उठना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, खेलना है तो खेलना है। अभी भोजन का समय हो गया है, करेंगे। हर एक चीज़ का जो एक अनुशासन बन गया है हमारा, उसको हम नियमित पालन करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है फिर इसमें। स्कूल में तो वो 10 से 4 के बीच में पहुंच जाता है, उससे पहले 10 से पहले और 4:30 बजे के बाद जो वो समय है, उसमें कब उसको खाना खाना है, कब उसको अपने दूसरे कार्य करने हैं, घर के कार्य करने हैं, कब अपने घर के दूसरे काम में हाथ बटाना है, कब उसको पढ़ाई करनी है, किस विषय की कब पढ़ाई करनी है, कब खेलने जाना है, वो सब चीज़ें घर से ही सिखाई जाती हैं। लेकिन आपको लगता है कि आज के दौर में समाज बहुत आगे बढ़ चुका है कि लोग इतने बच्चे डिसिप्लिन हैं क्या? देखिए, जो डिसिप्लिन का जो एक तरह से सिखाना है, वो तो निश्चितता विद्यालय सिखाता है जी। विद्यालय में अधिकतर अध्यापक भी कोशिश करते हैं, भी अपनी समय सारणी बनाइए, कितने बजे उठेंगे, कब क्या पढ़ेंगे, कोशिश करते हैं। लेकिन उसकी जो अनुपालना है जी, वो परिवार को सहयोग करना पड़ता है जी। उन्हें देखना पड़ता है कि अब पढ़ रहे हैं, अब ये खेलने का समय है या पढ़ने का समय है, सोने का समय है या कुछ मनोरंजन का साधन है, वो करना है। वो अनुपालना के लिए परिवार का सहयोग तो अति आवश्यक है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को यहाँ पर रोकूंगा, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो नई शिक्षा नीति है, उसमें 8वीं तक तो बच्चे को वैसे ही फेल नहीं किया जाता है। जब आपके दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि मेरा बच्चा तो पास तो होता रहेगा, वो तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी उसको कहीं ना कहीं साइड में रख देते हैं। वो देखिए, यहाँ पे मेरा जो कहना है कि डिसिप्लिन, डर से भला डिसिप्लिन कोई आवश्यकता नहीं है जी। जो पास और फेल होने का डर है जी। इसलिए पढ़ेगा, वो आवश्यक नहीं है जी। लेकिन उसे पढ़ने में आनंद आता है, उस अनुशासन की आवश्यकता है कि मैंने क्यों पढ़ना है, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है। कोई परीक्षा तो एक केवल एक छोटा सा स्टेप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। परीक्षा में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है जी। लेकिन वो पढ़ इसलिए रहा है कि उसे जीवन भर वो काम आना है जी, वो आवश्यक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा, वो लाला हृदयाल के जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने, उनसे एक बार किसी ने पूछा कि लाला जी, आप गणित की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, आप ऐसे कितना कर लेते हैं, कितना पढ़ते हैं आप? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे अभी 1000 साल जीना है जी। और जब मैं कोई अपने लिए कपड़ा खरीदने जाता हूँ तो मुझे डर होता है कि पता नहीं घर पहुँचने तक ये कपड़ा मुझे पहनने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ना इस नियत के साथ पड़ेगा कि हमें वो बहुत लंबे समय तक उसकी आवश्यकता रहेगी। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो ठीक है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम उसको ज़्यादा महत्व दें। इसलिए पढ़ती बार ये जो पास और फेल का डर है, ये कोई आवश्यक नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा फिर मैं, जब हम मूलभूत ढांचे में अनुशासन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, आपका स्कूल 10 से 4 लगता है, जब 9 से 3 लगता है, जब भी जो भी उसका समय सारणी रहती होगी, उस दौरान में अगर आपके पास 20 या 25 वहाँ पे अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उनमें भी अनुशासन उतना ही ज़रूरी है जितना आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो। टाइमली टीचर्स अपनी कक्षा में पहुंच रहा है, बच्चे से डिसिप्लिन की बात कर रहा है, बच्चे से उसका प्रॉपर होमवर्क देखा जा रहा है। जब बच्चा टाइमली खेलने को जा रहा है या नहीं जा रहे हैं, कैंटीन में जा रहे हैं या फिर लैब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टीचर्स का भी अपना उसमें योगदान होना चाहिए। जी, टीचर्स का ही नहीं, विद्यालय के अंदर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का। जी, ये शुरुआत विद्यालय के अंदर नहीं, किसी भी संगठन में हम जहाँ भी हम काम करते हैं। क्योंकि हम विद्यालय की बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल से शुरू होकर
और टीचर्स से, क्लरिकल से, पीएन से और जितना कर भी काम करने वाले हैं उन सबसे बहुत अनुशासन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनको समय पर पहुंचना, समय पर कार्य करना। अब एक छोटी सी बात है, हमारे विद्यालय में बेल होती है तो अगली क्लास लगेगी जी। अगर वो बेल बजाने वाला अनुशासन में नहीं रहेगा तो सारा विद्यालय का अनुशासन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए विद्यालय में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, विद्यालय में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो अभिभावक हो सकते हैं, वो अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, उन सब का अनुशासन में होना आवश्यक है। क्योंकि एक केवल अध्यापक की बात नहीं, अध्यापक को तो होना ही है जी, और लेकिन प्रिंसिपल को भी होना है, और जो हमारे और बाकी स्टाफ है, अपने सारे कार्य को आपको समयबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। अनुशासन सबके लिए आवश्यक है। चलिए वो तो डिसिप्लिन की एक बात हो गई, लेकिन डिसिप्लिन के साथ साथ शिक्षा भी तो बहुत ज़रूरी है ना। कि अब हम डिसिप्लिन के साथ साथ टीचर ने कितना पढ़ाया है, क्या उसने अपना कोर्स बच्चे को पूरा कराया है या नहीं कराया है, विद इन 6 मंथ के पीरियड में कराया या 1 साल के पीरियड में कराया है। क्योंकि वही जो पढ़ा है उसके आगे चलकर, क्योंकि बच्चे के करियर की बात होती है, क्योंकि 8वीं 10वीं तक हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक आगे तक की बात कर रहे हैं। जी, देखिए वो एक विद्यालय की एक अच्छी बात क्या है कि वो हर एक चीज़ उसकी योजना बनती है। जी, साल की शुरुआत में योजना बन जाती है, इस महीने में क्या पढ़ाना, कितना पढ़ाना, इस महीने में कितना पढ़ाना, क्या पढ़ाना, ये एग्ज़ाम होगा तो इसमें कितना पूछा जाएगा, ये एग्ज़ाम होगा तो कितना पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मुश्किल होंगे, कितने आसान होंगे, इसका डिफ़िकल्टी, हर एक चीज़ योजना बनती है। जी, लेकिन उस योजना बनने के बाद उसको पूरा करना, जो आपने कहा पूरा होता है, वो महत्वपूर्ण है। जी, और वो हर एक अध्यापक को करना ही होता है, करते ही हैं। जी, लेकिन विद्यार्थी को कितना आया है और किसी को कम आया है, किसी को ज़्यादा आया है, तो उसके लिए क्या करना है, वो अध्यापक की अपनी योजना होती है, वो अध्यापक अपनी योजना करता है। डॉक्टर उमेश, अब यहाँ से एक बात फिर और निकलती है। अब जब हम अनुशासन की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स भी आ गए हैं, टीचर भी आ गया है, स्कूल भी आ गया है। अब एक जो बच्चा है या युवा है जो पढ़ाई कर रहा है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन उससे बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि राउंड द क्लॉक उस पर दिमाग में एक ही चीज़ है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो बच्चा कहीं ना कहीं विकृति आज उसके मन में कहीं आनी तो नहीं शुरू हो जाती है। इस तरह से आपको लगता है कि जब 24 घंटे हम अनुशासन में रह के हर चीज़ की अनुशासन की बात करेंगे, तो स्कूल में जाएंगे तो वहाँ टीचर के अनुशासन हो रहा है, घर में आएंगे तो वहाँ पेरेंट्स का एक रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कुंठाग्रस्त तो नहीं हो सकता इसमें। देखिए, फिर वहाँ पे आता है जो फोर्स्ड डिसिप्लिन है, उसको छोड़ के सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ना चाहिए। बच्चा अपने आप से उस अनुशासन में रहना पसंद करे, उसे मजा आए उस अनुशासन में रहने। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन, टीचर की एक्सपेक्टेशन भी है, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन है कि +2 करने के बाद मेरा बच्चा मेडिकल में जाएगा, मेरा बच्चा उसके बाद आर्ट्स में चले जाएगा, या इंजीनियर बन जाएगा, या कुछ और बन जाएगा। लेकिन बच्चे के मन में फिर ये रहता है कि जब तक वो बन नहीं जाता है ना, अगर कहीं ना कहीं वो लैक हो जाता है इस डिसिप्लिन के उसमें, तो फिर बच्चे के साथ तो क्या लगता है फिर आपको? इस स्थान पे आके मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। मेरा मानना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे की क्या एक्सपेक्टेशंस है, बच्चा क्या चाहता है जी, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, लेकिन वो अच्छा खिलाड़ी हो सकता है जी, वो अच्छा कलाकार हो सकता है। जी, उसकी जो उसके गुण हैं वो समझना अध्यापक के लिए, विद्यालय तो कोशिश करता है, लेकिन माँ बाप के लिए भी उसे समझना आवश्यक है जी। वो, क्योंकि जो जिसमें उसको आनंद आता होगा, जो उसे पसंद होगा, उसमें उसे डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाएगा। डॉक्टर देखिए, हम आहिस्ते आहिस्ते अपने जो विषय की तह तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं, और आप भी आहिस्ता आहिस्ता उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे फिर ये जानना चाहूँगा कि अनुशासन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं, स्कूल से भी एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स स्कूल से कुछ एक्सपेक्ट करता है, स्कूल पेरेंट्स से कुछ एक्सपेक्ट करता है, कुछ सोसाइटी से एक्सपेक्ट करता है, कुछ सरकारों से एक्सपेक्ट करता है, कोई शिक्षा के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में बात करता है। पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग जब स्कूल के अंदर होती है, वहाँ भी आपकी बातों का सिलसिला आमने सामने हमेशा होता होगा। तो टीचर और पेरेंट्स के बीच में किस तरह का वार्तालाप होता है वहाँ पे फिर? और नो डाउट आज की डेट में तो जब पेरेंट्स आते हैं तो यही पूछते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा चल रहा है जी। लेकिन विद्यालय में केवल पढ़ाई होती है ऐसा नहीं है, विद्यालय में बहुत कुछ होता है जी। और
एक प्रधानाचार्य के नाते मेरी तो ये अपेक्षा है कि बच्चों को सब तरह की एक्टिविटीज़ में जाने दीजिए और फिर देखिए कि वो किस में अच्छा कर रहा है। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छा करेंगे, कुछ खेल में अच्छा करेंगे, कुछ पेंटिंग में अच्छा करेंगे, कुछ म्यूज़िक में अच्छा करेंगे, कोई एक्टिंग अच्छी करेगा। और जो चीज़ उसकी क्वालिटी है, क्योंकि थोड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो हम कई बार एक ही तरफ को नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो क्वालिटी है उसको ज़रूर आप इम्प्रूव करिए और साथ साथ में पढ़ाई जितनी हो सकती है वो भी करिए। केवल पढ़ाई ही एकमात्र कारण नहीं है विद्यालय में होने का। विद्यालय में सब कुछ होता है और अगर ऐसे भी कहें तो लगभग 100-200 टाइप्स की एक्टिविटीज़ स्कूल करता है जी। और पेरेंट्स को घर में बोलना चाहिए इसमें भी कर, इसमें भी कर, इसमें भी कर, करके देख क्या होता है, करके देख क्या होता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जो लोग कुछ और बनना चाहते थे लेकिन उनकी क्वालिटी ने उन्हें कहीं और पहुंचा दिया। जी, लेकिन वो समय कुछ और था, ये समय कुछ और है, ये दौर कुछ और है, वो दौर कुछ और था। क्योंकि उस दौर में मोबाइल नहीं था, इस दौर में मोबाइल है। इस दौर में आपके सामने गूगल गुरु बैठा हुआ है, वो टीचर को सामने सोचता ही नहीं है, एक क्लिक में एक आंसर सभी बच्चे आपके सामने लिखा जाता है। तो मोबाइल को आप कितना बड़ा दोषी या इसके डूज एंड डोंट्स के बारे में, इसके अनुशासन को लेकर मानते हैं फिर आप? देखिए, मोबाइल का बहुत फ़ायदा भी हुआ है लेकिन नुकसान भी है। अभी जब कोविड का दौर था जिसमें एक तरह से लगा कि पढ़ाई रुक गई, बच्चों के साथ हमारा कांटेक्ट बिल्कुल बंद हो गया और उस समय में मोबाइल ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि कम से कम कुछ ना कुछ चलता रहा। जी, बहुत कुछ तो नहीं चला, जो कुछ भी वो हुआ उसमें उतना कुछ तो नहीं चला, लेकिन फिर भी बच्चे एक तरह से टच में रहे। लेकिन अब हैबिट बन गई है वो। हाँ, हैबिट बन गई है और कुछ बन गई है और कुछ हम बनाते जा रहे हैं। जी, वहाँ पे आपको बच्चे की क्रिएटिविटी उस मोबाइल में ख़त्म ना हो जाए ये तो देखना ही पड़ेगा। इसलिए उसे खेलने के अवसर देने पड़ेंगे, उसे पेंटिंग करने के अवसर देने पड़ेंगे, उसे संगीत के अवसर देने पड़ेंगे, ये हमें देने ही पड़ेंगे। जी। और इसके लिए विद्यालय में तो बच्चे नहीं यूज़ करते हैं फ़ोन। जी, फ़ोन तो घरों में यूज़ करते हैं और फ़ोन को आप बिल्कुल बंद भी नहीं कर सकते। जी। इसकी उपयोगिता भी है, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी जानकारियाँ जो आपने कहा ना गूगल गुरु से मिनटों में मिल जाती है। जी। और जब हम लोग पढ़ते थे तो वो एक जानकारी एकत्रित करने के लिए हज़ारों किलोमीटर लोगों को चलना पड़ता था। जी। वो तो है, उसका फ़ायदा भी है, लेकिन कितना करना है वो? जी। अब 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, 15 मिनट करना है, ये कोई अध्यापक तय नहीं कर सकता है। जी। ये कोई अभिभावक भी तय नहीं कर सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है वो आपको उसके लिए एक जानकारी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर उमेश, इसमें सबसे बड़ी बात फिर ये आती है कि जो हमारी शिक्षा है, जो शिक्षा नीति है, आपको लगता है कि रोजगारोन्मुख है ये? क्योंकि आपने राउंड द क्लॉक अपने किताबें पढ़ी है, या तो इस तरह के आपके पास कुछ ना कुछ व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चा जैसे ही +2 किया उसको पता है कि मेरे सामने ये ऑप्शन है मेरे पास। जब आपने उसको राउंड द क्लॉक पढ़ाई ही कराइए, किताबें ही पढ़ाइए, तो फिर उसके बारे में सोचता ही नहीं है, उसको कोई करियर गाइडेंस उसको देता ही कोई नहीं है। फिर बाहर जाके काउंसलर के पास जाना पड़ता है, कि दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है। फिर ये मुझे लगता है कि स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए ये बात। फिर ये जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी क्योंकि हम CBSE एफिलेटेड स्कूल हैं तो CBSE ने तय किया है कि विद्यालय में काउंसलर होना कंपलसरी है। जी। और वो काउंसलर एक तो काउंसलर है, लेकिन जो अध्यापक हैं वो भी काउंसलर हैं। जी। उन्हें भी लगातार बताते रहना पड़ेगा कि ये इससे आपको रोज़गार मिल सकता है, इससे आपको आगे कार्य मिल सकता है, इस फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और पढ़ाई का केवल मतलब नौकरी लेना नहीं है, हम रोज़गार की बात कर रहे हैं। और अभी कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी विद्यालय के अंदर आ रही हैं जो आगे चलकर रोज़गार का अवसर दे सकती है। और नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आई है, इसमें तो बहुत ज़्यादा रास्ते हैं जहाँ पे रोज़गार मिल सकता है। पढ़ाई का बोझ कम हो और बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो, इस नाते से काफ़ी कुछ इसमें किया जा रहा है। उसके कुछ एक पॉइंट्स यदि आपको कुछ पता है तो हाईलाइट्स कर देंगे, जो नई शिक्षा नीति के बारे में जो है, जो रोजगारोन्मुख है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल करने की सिचुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकली उसको करना है, हमें फील्ड में जाना है। और उसमें इंडस्ट्री की विजिट भी है, उसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बनाने का
वो भी एक्सपीरियंस भी ये है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ये आपको विद्यालय के अंदर मिलेगा। जी और एक ये भी एक विचार है चल रहा कि अगर बच्चा है वो कॉपी पेन किताब जो लिखता है उसे ये पता होना चाहिए कि पेन बनता कैसे है, ये स्याही कैसे बनती है, ये कागज़ कैसे बनता है। जी इस इतना गहराई के साथ जो है वो शिक्षा नीति हमें रास्ता दे रही है। निश्चित है इसके पूरे तरह से आने में भी थोड़ा समय तो लगेगा, जी लेकिन फिर भी शुरू हो गया है। जी लगातार इसको लेकर ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं, बच्चों के वर्कशॉप भी हो रही हैं, बच्चों को एक एलईडी बल्ब कैसे बनाना है जी उसका एक्सपीरियंस जो है वो विद्यालय में देने की इसमें एक विषय चल रहा है कि देना चाहिए, कैसे होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे होता ये है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे दौर में तो सिकंदर की लड़ाई और ये है कौन आया कौन गया, किसने कितना आक्रमण किया, जानकारी होना अलग चीज़ है, लेकिन आगे की जो हमारी जो 21वीं सदी है ये किस तरह की है, किस तरह की बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है ये। जी बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह के हमने रोजगारोन्मुख की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि किस तरह से स्याही बनती है, एलईडी बल्ब किस तरह से बनता है, जब तक अनटिल अनलेस आप किसी बच्चे को अपने स्कूल से किसी विजिट नहीं कराएंगे इंडस्ट्री के अंदर, जिस तरह से नहीं लेकर जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे। नहीं तो वही बात होती है कि ठीक है आज आपने अपना होमवर्क किया है, कितना किया है, कितने नंबर दे दिए हैं, क्योंकि अब तो नंबरों का भी, अंकों का सिस्टम भी खत्म हो रहा है अब तो ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हुआ है, आपके यहाँ तो ग्रेडिंग सिस्टम है। बिल्कुल, ग्रेडिंग सिस्टम भी है, अंक भी हैं, लेकिन अंकों की महत्वता अब खत्म हो गई है तो जी। ये ठीक है कि एक पहचान के लिए कि बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, उसकी पहचान के लिए कभी कभी अंकों का सहारा ले लेते हैं जी, लेकिन उसका कोई मतलब ज़्यादा रह नहीं गया है जी। ज़्यादातर आपको जो आपने पढ़ा है और उसको आपको कितनी जानकारी मिल रही है जी, कितना आपने उसको सीखा है, वो महत्व अब उसका महत्व हो गया है। अंकों का महत्व थोड़ा कम हो गया है जी, लेकिन है तो है, क्योंकि एक पहचान के लिए तो है कि कितने अंक हुए, एक पहली पहचान तो है। निश्चिता पुराना चला आ रहा सिस्टम है, धीरे धीरे बदलेगा। तो कभी कभी जिस तरह से हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप भी अपने टीचर से कभी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब मिलके इस तरह से, पहले टीचर्स की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। जी बिल्कुल। और टीचर्स के साथ उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तक तो अपनी बात पहुंचा दी है, लेकिन वो बात पेरेंट्स तक भी पहुंचनी चाहिए फिर वो, कि बच्चे को आगे चल के क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह की जो हमारी शिक्षा है। जब तक पेरेंट्स को पता ही नहीं होगा, उसको तो ये पता है कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया है, बच्चा वहाँ से टीचर ने होमवर्क दिया है, अब तो होमवर्क का भी सिस्टम खत्म हो गया है। जी 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 बिल्कुल, होमवर्क का सिस्टम बदल गया है और निश्चितता पेरेंट्स के साथ बातचीत होती है, टीचर्स की बातचीत भी होती है, टीचर के साथ भी बातचीत होती है, बच्चों के साथ भी बातचीत होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के साथ बात होना, बच्चों को मोटिवेट करना। जी, बच्चों को मोटिवेट हो जाएंगे तो फिर बच्चे पेरेंट्स को भी समझा लेंगे और सोसाइटी को ही समझा देंगे। कि वो बात तो नहीं रह जाती है कि ठीक है कि एक प्राइवेट स्कूल और जो अंतर था प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल के बीच में, वो खाई जो है वो खाई भी थोड़ी सी कम होनी ज़रूरी है। खाई कम हुई है जी, लेकिन मुझे लगता है खाई बहुत नहीं रह गई है, कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। निश्चितता ये जरूर है कि अभिभावकों का जो रोल है जी, उसमें कभी कभी फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो पेरेंट्स थोड़े पैसों के कारण से कहिए या किसी और कारण से कहिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, और सरकारी स्कूल में कभी कभी पेरेंट्स जो हैं वो लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन ये हर एक जगह की स्थिति नहीं है। खाई जो थी, जो गैप था, वो कम हो गया, बहुत कम हो गया है। चलिए अगर मैं लास्ट आपको 30 सेकंड दूं तो अब क्या मैसेज देना चाहेंगे टीचर्स को, जब स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को? देखिए, मेरा मानना ये है कि बच्चे को बिल्कुल अनुशासन में रहकर, अनुशासन में सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें उसको कॉन्फिडेंस रहेगा, हमेशा हिम्मत रहेगी, अपने ऊपर विश्वास रहेगा, हर एक तरह की गतिविधि के लिए समय मिलेगा। लेकिन केवल विद्यार्थी ही अनुशासन में रहेगा ऐसा नहीं है। विद्यालय से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, वो अध्यापक भी है, प्रिंसिपल भी है, दूसरे कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं और अभिभावक भी हैं, सबको अनुशासन में रहने की आवश्यकता है। तो चलिए इसी नोट पर हम अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं कि सबको अनुशासन में रहना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो इसी नोट पर आप हमारे शो पर आए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों से साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मंजिल कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
लेकिन हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।